ने पूछा कि मेडिकल साइंस क्या है। मेडिकल साइंस को समझने से पहले हमारे को ये समझना होगा कि हेल्थ क्या है। तो WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, वो ये है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट्स ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आपको केवल बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, फिजिकली स्वस्थ हैं और सोशली भी स्वस्थ हैं। तो मेडिकल साइंस का जो रोल है वो है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो जो व्यक्ति आपका, जो विज्ञान आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखती है, वो मेडिकल साइंस है। दूसरा जो सवाल था वो था कि ये सेवा का व्यवसाय है। निश्चित रूप से सेवा का व्यवसाय है। हमारा जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब उसे हम नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं, लेकिन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2002 में जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था वो आज भी हम पे लागू होता है। और उसका एक सेक्शन 1.1 है जो सबसे पहला सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि मेडिकल प्रोफेशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पीड़ित मानवता की सेवा करना है। फाइनेंशियल गेन वो सबऑर्डिनेट कंसिडरेशन है, वो बाद में आता है। और मेडिकल प्रोफेशन को कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, वो इस उद्देश्य से ज्वाइन करे कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा का उद्देश्य है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में मेडिकल प्रोफेशन अब एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ है। तो हमें ये भी समझना होगा, मेडिकल प्रोफेशनल का तो दायित्व निश्चित रूप से सेवा का है, लेकिन एक हॉस्पिटल का जो विजन होता है उसमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी देनी होती है, बिल्स भी देने होते हैं, सरकार को टैक्सेस भी देने होते हैं और तरह तरह के 54 लाइसेंसेज हैं वो भी लेने होते हैं। तो अस्पताल का संचालन एक बेहद जटिल और महंगी प्रक्रिया होती है। एक अस्पताल किसी आम जो व्यापार से कंपेयर करें तो उसे कई गुना मुश्किल होती हैं जो आम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो फाइनेंशियल जो गेन, फाइनेंशियल जो कंसिडरेशन और सेकेंडरी एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए हो सकता है, लेकिन एक अस्पताल संचालन के लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। यदि फाइनेंसेस नहीं होंगे तो आज हमारे यहाँ जितने भी निजी अस्पताल हैं वो बिना सरकारी मदद के चलते हैं। सरकार की ओर से हमारे को ना कोई सब्सिडी मिलती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक होटल को जो बिजली मिलती है वो सस्ती दरों पर मिलती है, लेकिन अस्पतालों को कमर्शियल रेट पे मिलती है। 2 रुपये प्रति यूनिट अधिक देना पड़ता है। जबकि आप हर कोई समझता है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सेवा का प्रोफेशन है, लेकिन जब बिजली देने की बात होती है तो सरकार कहती है आप कमर्शियल रेट पे बिजली दो, जबकि होटल को औद्योगिक दरों पर बिजली दी जाती है। तो फाइनेंशियली डेफिनेटली एक डॉक्टर का जो प्रमुख उद्देश्य सेवा का है, लेकिन एक अस्पताल संचालन के लिए निश्चित रूप से जो फाइनेंशियल जो कंसिडरेशन है वो एक प्राइमरी कंसिडरेशन होता ही होता है। तीसरा जो आपने बात की कि हमारी पब्लिक से क्या अपेक्षाएं रहती हैं, तो डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है फिड्यूशियरी रिलेशन है, विश्वास का रिलेशन है। तो हम जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे पास जिस विश्वास के साथ आया है उस विश्वास के अनुरूप ही उसका बिहेवियर होना चाहिए। अपनी बीमारी के बारे में जो भी तथ्य हैं वो बिना किसी उसको बिना छुपाए आप सभी बताएं। जो इलाज में डॉक्टर्स का कोऑपरेशन करें, अस्पताल में पूरा शालीनता के साथ व्यवहार रखें। नर्सिंग कर्मी या अन्य जितने भी अस्पताल कर्मी होते हैं उनके साथ आपका जो बिहेवियर है वो ठीक होना चाहिए। और यदि अनचाहे चाहे कोई अनहोनी आपके साथ होती है अस्पताल में, तो कानून प्रदत्त जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में आप लॉ ऑफ टॉर्ट में केस कीजिए, या यदि आपको लगता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और उसका दायित्व आप डॉक्टर्स का समझते हैं तो आप क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, FIR करा सकते हैं। तो इतने सारे विकल्प होने के बाद भी यदि आपको सड़कों पे आंदोलन करना पड़े, मौताना की मांग करनी पड़े, तो इसे मैं दुर्भाग्य के अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से जजमेंट्स में कहा है कि सिंपल लैक ऑफ केयर और मेडिकल एक्सीडेंट और एरर ऑफ जजमेंट, ये 3 चीज़ें हैं, दे आर नॉट नेसेसरीली एविडेंस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। मतलब यदि कोई देख रेख में कोई सामान्य कमी मिली, अस्पताल में कोई देख रेख में कोई कमी दिखाई दी या कोई मेडिकल एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ है, मैं आपको
उदाहरणों से बताऊंगा। और तीसरा जो है वो एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट क्या होता है? जैसे हॉकी और फुटबॉल में जब पेनल्टी शूट आउट होता है तो जो गोलकीपर खड़ा है वो सामने जो शूटर होता है उसकी लेग्स को जज करता है, तो या तो वो राइट साइड में जाता है या लेफ्ट साइड में जाता है, तो वो एक उसने जजमेंट लिया और 50% ऑफ द टाइम वो जजमेंट गलत होता है, तो वो एरर ऑफ जजमेंट है। इसी तरह डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था कि मेडिकल साइंस में भी हमारे को बहुत से निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लेने होते हैं। एनेस्थीसिया देते टाइम अचानक से पेशेंट का जो ऑक्सीजन का स्तर है वो तेज़ी से गिरने लगता है, तो डॉक्टर को बहुत त्वरित, जैसे अंपायर क्रिकेट में तुरंत डिसीजन लेना होता है उसके एलबीडब्ल्यू का, वैसे ही कई बार हमारे सामने स्थिति होती है और वो जजमेंट हमारा गलत भी हो सकता है। तो कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है इस बात में कि यदि एरर ऑफ जजमेंट है या कोई मेडिकल एक्सीडेंट हुआ है, जैसे मेडिकल एक्सीडेंट बहुत से प्रोसीजर होते हैं, ब्लाइंड प्रोसीजर होते हैं, जिसको आप जैसे राइस ट्यूब डालते हो, आप पेशेंट को नाक से आप नलकी डाल रहे हो, तो ब्लाइंड प्रोसीजर आप बिना देखे डालते हो, तो कई बार यदि पेशेंट की ईसोफेगस में खाने की जो ब्लड की नलियाँ हैं वो यदि फूली हुई हैं तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कैथेटर डालते हैं, ये बहुत छोटे प्रोसीजर हैं, बहुत सामान्य प्रोसीजर है। कैथेटर डालते हैं हम पेशेंट को, तो ब्लाइंड प्रोसीजर है। कई बार जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट होते हैं उसमें आप यूरिनरी इंजरी हो सकती है। इसी तरह अपन जो लेप्रोस्कोपी करते समय जो फर्स्ट जो प्रोकार होता है वो भी ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, तो किसी वाइटल ऑर्गन को इंजरी हो सकती है। तो ऐसे बहुत से प्रोसीजर होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, जो हम केवल अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, तो वो उसमें एक किसी कॉम्प्लिकेशन की संभावना निश्चित रूप से रहती है और उसको अपन मेडिकल एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट क्या है? अनफोर्सीन अनइंटेंडेड इंजूरियस अकरेंस, मतलब आपने इंटेंशन नहीं था, आपने उसको सामान्य तौर पर होता भी नहीं है और वो हुआ और उससे कोई इंजरी होगी, तो ये डेफिनेटली मेडिकल प्रोफेशन में एक्सीडेंट्स होते हैं और उससे जाने भी जाती हैं। लेकिन नेग्लिजेंस वो तभी है जब हमने उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए पर्याप्त, हमने हमारे पास जो व्यक्ति उस प्रोसीजर को कर रहा था उसके पास योग्यता नहीं थी, या उसके पास योग्यता थी और उसने उसका एग्जीबिशन सही तरीके से नहीं किया। जैसे कोई सर्जन है वो सर्जरी कर सकता है, लेकिन एनेस्थेटिस्ट यदि सर्जरी कर रहा है तो डेफिनेटली नेग्लिजेंस है। इसी तरह कोई फिजिशियन है वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा है या लेप्रोस्कोपी कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से नेग्लिजेंस है। लेकिन यदि कोई योग्य व्यक्ति जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदंडों के हिसाब से योग्यता है और वो यदि सर्जरी करता है, उस सर्जरी के दौरान यदि कोई अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो नेग्लिजेंस नहीं है। तो कोर्ट इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंपल लैक ऑफ केयर, मेडिकल एक्सीडेंट या एरर ऑफ जजमेंट, दीज आर नॉट एविडेंस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के जो क्राइटेरिया हैं वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसा बताया वो हैं। तो 3 तरह की सिचुएशन एक हॉस्पिटल में हो सकती है। एक तो मेडिकल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेडिकल एक्सीडेंट को हम एक्ट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। ये एक मरीज का भाग्य था कि उसके साथ अनहोनी लाखों में से एक होती है। अब हवाई जहाज बहुत से हवाई यात्राएं करते हैं, लेकिन कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उस ट्रेन में जो बैठे थे उनके साथ अनहोनी हुई, उनका दुर्भाग्य था। इसी तरह हज़ारों प्रोसीजर्स डेली होते हैं, लेकिन किसी में कोई एक्सीडेंट या किसी कॉम्प्लिकेशन का मरीज को की अनहोनी होती है, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाना चाहिए और इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। दूसरी तरह की जो नेग्लिजेंस होती है वो होती है जिसका जो रेमेडी है वो सिविल कोर्ट में जाओ या कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, क्योंकि उसमें कंपनसेशन आपको मिलेगा। कोर्ट मानता है कि अधिकतर जो नेग्लिजेंस के दौरान घटनाएं होती हैं वो कंपनसेबल होती हैं, इवन डेथ इज़ कंपनसेबल। ऐसे बहुत से दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें पेशेंट की डेथ हुई, मरीजों ने मांग की कि भाई क्रिमिनल केस चले और कोर्ट ने फाइनली उनको कहा कि भाई इसमें केवल कंपनसेशन मिलेगा, आपको क्रिमिनल आपका इसमें लायबिलिटी नहीं बनती है। तीसरा जो है वो है क्रिमिनल लायबिलिटी। अब क्रिमिनल जो लायबिलिटी है वो केवल 2 कंडीशन में होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी कब होगी? जब वो डॉक्टर था वो ब्लेम वर्ती स्टेट ऑफ माइंड से काम कर रहा था, मतलब उसका जब वो कोई सर्जरी कर रहा था या कोई काम कर रहा था तो उसमें उसकी जो मानसिक दशा थी वो ऐसी थी कि वो कल्पेबिलिटी थी, उसमें एक अपराधी जिस तरह से काम करता है उस स्टेट ऑफ माइंड से काम कर रहा था। तो इसमें केवल 2 कंडीशंस ऐसी होती हैं, या तो उसने इंटेंशनल कोई पेशेंट का नुकसान किया, जैसे ऑक्सीजन लग रही थी और उसने ऑक्सीजन जानबूझ के हटा दी, या उसकी नस जानबूझ के ऑपरेशन के दौरान काट दी,
तो डेफिनेटली ये तो क्रिमिनल एक्ट है और इसमें तो एक सामान्य आम अपराधी के साथ जो बर्ताव होता है वही उस डॉक्टर के साथ होना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है रेकलेसनेस, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था। और रेकलेसनेस जो होती है वो तब मानी जाती है जब ग्रॉस नेग्लिजेंस हो। ग्रॉस नेग्लिजेंस को कोर्ट ने बहुत तरीके से बताया कि कंप्लीट इनडिफरेंस टू पेशेंट, मतलब आप पेशेंट मर रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कंप्लीट इनअटेंशन, पेशेंट की तरफ तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। कंप्लीट एपैथी, पेशेंट के प्रति पेशेंट आप है और आप जयपुर में छुट्टियां मना रहे हो आप पेशेंट भर्ती करके। तो ये जब स्थिति होती है तो उसको बोला जाता है कि रेकलेसनेस है। तो केवल इन दो अवस्थाओं में एक डॉक्टर पे क्रिमिनल केस बनता है। बाकी सभी जो अवस्थाएं हैं वो उसमें आप या तो सिविल कोर्ट में जाइए या मेडिकल एक्सीडेंट यदि है तो उसमें तो कोई कंपनसेशन भी नहीं होता। बड़े से बड़े सेमिनार में भी बहुत सारा मौका मिलता है, डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। आपने बड़ी बेबाकी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ों का खुलासा किया। मैं नहीं समझता कि आवाम जो इस समय इंदौरिया टाइम से मुखातिब है उन्हें किसी तरह की कोई शक शुबा या कोई शंका रह जाती है। आपने ये भी बताया कि डॉक्टर कहाँ कहाँ दोषी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली डॉक्टर राजशेखर के द्वारा जो कुछ नॉलेज यहाँ पर शेयर की गई है, मैं केवल आवाम को, चिकित्सकों को, बल्कि जो भी व्यक्ति इस एपिसोड को देखेगा, यहाँ की चिकित्सक भी यदि इसे पूरे को ढंग से एपिसोड को सुनेगा तो वो भी अपनी नॉलेज को अपडेट करता हुआ पाएगा। अब से पहले दिए गए तमाम सवालों की समरी के रूप में आपने जो बात रखी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पब्लिक के हित में है, जिसे लोग जानते नहीं हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि यदि तुम्हें ये पता लगता है, आपकी किसी रिपोर्ट में ये सिद्ध होता है कि कहीं चिकित्सक या उसकी चिकित्सकीय व्यवस्था की वजह से उसे किसी कैजुअल्टी का पार्ट बनना पड़ा है तो उसके लिए तमाम कोर्ट्स खुले हुए हैं। मुझे बड़े बेबाकी से कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति हुई है किसी ने भी कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। वो FIR पे नहीं जा रहा है, उसे मेडिकल काउंसिल में शिकायत करने का उसको सिस्टम ही मालूम नहीं है। हर घर में यदि कोई एक स्टूडेंट भी पढ़ा लिखा है तो उसे भी इस बात को समझना होगा, बजाय सड़कों पे ला करके उस डेड बॉडी की दुर्गति करके उसकी इंसानियत को एक तरह से तार-तार कर देने वाली जो बात आती है, पता लगता है संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं और लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब चूंकि कोटपुतली नहीं रह गया है, वो कोटपुतली और बहरो दो संस्कृतियां इसमें मैच कर रही हैं। तोरावाड़ी और राज क्षेत्र दोनों मिलकर के कोटपुतली को एक ऐसे जिले के रूप में चिन्हित कर चुके हैं जो कि देश और प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी होने के साथ साथ कोटपुतली क्षेत्र को एक बहुत ही अच्छे रूप से चिन्हित करने की बात होती है। क्या इंडस्ट्री है, क्या मेडिकल साइंस है, क्या एजुकेशन है, क्या कुछ नहीं है इस क्षेत्र में। इसलिए आवश्यकता है तो केवल इस क्षेत्र के तमाम उन कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, हमें उन पे भरोसा करना पड़ेगा और भरोसा करने के साथ साथ उन्हें सहयोग भी करना पड़ेगा।